एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी सब लोगों की, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा था, और उससे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो सेल्स के टाइप्स थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कंप्लीट करा दिए थे। यूकैरियोट्स में हमने देखा था कि कंप्लीट सेल्स होते हैं और उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। और मैंने कहा भी था कि हमें यूकैरियोट्स के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे उसके सेल ऑर्गेनल्स है चाहे साइटोप्लाज्म है, सबको हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल का, साइटोप्लाज्म, राइट। The cell contains a ground substance called cytoplasmic matrix और cytoplasm। देखिए साइटोप्लाज्म में फ्लूइड सब्सटेंस, मैट्रिक्स को हम लोग सब्सटेंस या फ्लूइड सब्सटेंस कहते हैं। साइटोप्लाज्म में को दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स, दूसरे होते हैं हमारा साइटोसॉल। सेल ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के ऑर्गेन्स, साइटोसॉल होता है जो कि हमारा मैट्रिक्स पार्ट होता है यानी कि फ्लूइड पार्ट। दिस colloidal jelly like material is not static। ये जो जेली लाइक मटेरियल होता है यानी कि जो फ्लूइड होता है ना, एक तरीके से वो जेली की तरह होता है। जेली तो सब लोग जानते हैं। नॉट स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब एक जगह पर मतलब एक जगह पे वो रुका हुआ नहीं है, इधर उधर मूव करता रहता है। इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉल्ड साइक्लोसिस। लिखा भी हुआ है कि जो जेली सब्सटेंस है ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जो स्ट्रीम होती है, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। थर्ड पॉइंट में लिखा है द साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर एंड इज मेजर कंपोनेंट अलोंग विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस साइटोप्लाज्म में वाटर की कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड्स, विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटल एंड माइक्रोट्यूब्यूल जैसे एलिमेंट्स। जानते हैं सब चीज के बारे में। तो cytoplasm acts as a source of raw material as well as a seat for various metabolic activities taking place in the cell। साइटोप्लाज्म क्या है, रॉ मटेरियल का काम करता है। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। उन सेल ऑर्गेनल्स को अपने आप को ग्रो, डेवलप और बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए सारे मटेरियल्स की, मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं है बिना उसके काम कर लेंगे, पड़ेगी ना पड़ेगी। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करती है, कि सेल को जितनी भी एक्टिविटीज करनी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उसके सेल ऑर्गेनल्स को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो रॉ मटेरियल उनकी नीड को फुलफिल करता है। इट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। वही लिखा हुआ है कि सेल ऑर्गेनल्स में जितने भी मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज कुछ भी होना होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट है वो उसके थ्रू ही होता है। Cell organelles are nothing but compartments in the cell that carry out a specific function। यही हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल के ऑर्गन, सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गन का काम क्या होता है कि एक पूरी बॉडी है, उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट, वो क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। जैसे हमारे में लंग्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं, लिवर यूरिया प्रोड्यूस करता है, हार्ट हमारा ब्लड को पंप कर रहा है, स्टोमक डाइजेशन कर रहा है, किडनी एक्सक्रीशन कर रही है, राइट। अपने अपने अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। तो सेल के अंदर भी सेल ऑर्गन्स क्या है, अलग अलग कंपार्टमेंट है, ऑर्गन्स है जो हर अपना अलग अलग फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Some of them coordinate with each other and complete specific tasks from the cell। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में हम लोग लिवर और किडनी को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर हमारा जो हमारा लिवर है यूरिया बनाता है,
ये यूरिया ब्लड के साथ किडनी में जाता है, देन यूरिन की फॉर्मेशन में बॉडी से आउट हो जाता है। अब सपोज कर लो आप, इमेजिन कि अगर लिवर हमारा यूरिया नहीं बनाएगा तो किडनी में कैसे जाएगा? किडनी में नहीं जाएगा तो यूरिन कहाँ से निकलेगा? और यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो वेस्ट हमारी बॉडी में वो कैसे निकलेगा? तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बना के रहते हैं और अपने स्पेसिफिक किसी भी टास्क या फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? हो गया होगा, बहुत इजी है। Nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and various types of vesicles and vacuoles form such a group and are together considered as endomembrane system of the cell. देखिए अब इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम लिखे हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स और बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं और वैक्यूल। ये अपना एक ग्रुप बना के रहती है और इनके ग्रुप को बोलती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। सारे सेल ऑर्गेनल्स के ग्रुप को नहीं बोलेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER एंडोप्लाज्मिक, राइट। गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स, these are called endomembrane system. And organelles having distinct functions are not included in endomembrane system. This is mitochondria, chloroplast carry out specific type of energy conversions in the cell. यहाँ पर हमारे बचे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये भी तो ऑर्गेनल्स है ना जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका फंक्शन बिल्कुल ही डिफर है। इनका फंक्शन बिल्कुल ही डिफर है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर यानी कि जो एटीपी होती है एनर्जी, उसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। और बाकी की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, गोल्गी, लाइसोसोम, क्या इनका कोई फंक्शन है किसी एनर्जी से रिलेटेड? कुछ भी नहीं, बिल्कुल डिफर है। ये क्लोरोप्लास्ट की बात करें जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है एंड देन एनर्जी और फूड बनाता है। क्या इसमें से कोई भी है जो ये काम करता है? नहीं करता। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं करे गए बिकॉज दे हैव अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, फुली डिफरेंट फंक्शन है। बिल्कुल एनर्जी कन्वर्जेशन से इनका इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का जो सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, this little network within the cytosol is present in all eukaryotic cells except ova and mature red blood corpuscles. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये काफी नेटवर्क में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब बहुत सारे प्रेजेंट है एक दूसरे से कनेक्टेड। तो ज्यादातर सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ओवा और रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते। रेड ब्लड सेल्स तो आप लोग जानते ही हैं। ओवा जो फीमेल एग होता है, ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल एग रिलीज होता है, ओवा, ओवम, एग, कुछ भी कह दीजिए, तो इस ओवा में और रेड ब्लड सेल्स में जो मेच्योर हो जाते हैं उसमें ER की यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस नहीं होती है। Under the electron microscope, it appears like a network of membranous tubules and sacs called cistern. जब इसको हम एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जिसकी फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब की फॉर्म में, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दिस वन, ये ऐसे जो ट्यूब्स की फॉर्म में दिखाई दे रही है। मैं अलग से दिखाती हूँ, इस तरीके से ट्यूब ही तो बना रही है। ट्यूब क्या होता है? ऐसे तो होता है। तो बहुत सारी ट्यूब्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो बहुत सारी मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है और सेक प्रेजेंट रहते हैं। सेक का मतलब है इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है। ये तो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब खाली होंगी अंदर से तो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहेगा जिसे हम बोलते हैं सेक, राइट। तो सेक को अलग से बोला जाता है सिस्टम। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स एंड सेक कॉल सिस्टम। इस पूरे नेटवर्क को it forms more than 50% of the total membrane of a eukaryotic cell.
पूरे यूकैरियोटिक सेल में 50% तो हमारे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं। दिस डिवाइड द साइटोप्लाज्म इन टू पार्ट्स। ये क्या करता है, हमारा जो ईआर है ये हमारे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। The one within the lumen of ER called laminar cytoplasm and the non-laminar cytoplasm that lies outside the ER. साइटोप्लाज्म का वो कंटेंट जो कि ईआर के अंदर प्रेजेंट होगा, यहाँ देखो, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये ट्यूब्यूल्स का, ये ट्यूब्यूल्स थी, तरीके से ट्यूब्यूल्स थी, तो ये इनके में स्पेस होगा, जैसे हम सैक बोलते हैं, पूरे सिस्टम को सिस्टर्न बोला जाता है। यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होगा तो स्पेस खाली तो रह नहीं सकता कुछ, क्योंकि भाई साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे जो स्पेस बचा खाली रहता है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ऐसा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो कि ईआर के सेक यानी कि स्पेस के बीच में प्रेजेंट रहता है, उसे हम बोलते हैं लैमिनल साइटोप्लाज्म, क्योंकि चारों तरफ से बंद है ना, लैमिनेटेड, समझ तो लैमिनेटेड का मतलब बंद कर दिया पूरी तरीके से उसको, राइट। तो ईआर के जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, इट इज कॉल्ड लैमिनल साइटोप्लाज्म। एंड दूसरा होता है नॉन लैमिनल, यानी कि खुला घूम रहा है, वो लैमिनेटेड है ही नहीं, वो क्या है, खुला घूम रहा है। वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो ईआर के बाहर प्रेजेंट होता है, बाहर के एरिया में, मतलब कहीं भी जगह पे, दैट इज कॉल्ड नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। Membrane of cytosol endoplasmic reticulum is continuous with nuclear envelope at one end and extend till cell membrane। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, दिस वन, यहाँ पे देखिए, ये जो पूरी आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये पूरी मेम्ब्रेन ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन तक अपने अटैच रहती है। लिखा भी हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उससे भी अटैच रहती है। प्लस मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, सपोज करिए सेल है, ये सेल के बीच में सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यहाँ ये न्यूक्लियर का जो एनवलप होता है, जो न्यूक्लियस होगा ना, वहां से पूरा न्यूक्लियस से भी अटैच होगी और पूरा इस तक, यहाँ तक, कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होगी, उसको टच कर रही होगी। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It does act as intracellular supporting framework and helps in maintaining position of various cell organelles in the cytoplasm। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्योंकि उसने अपनी जगह फिक्स कर रखी है, उसने अपनी जगह फिक्स कर रखी है, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक पूरा एक्सटेंड है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो भी कहीं मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो भाई अपना नेटवर्क बना रखा है, बेचारे कहाँ जाएंगे। तो उनकी भी जो पोजीशंस है वो अपनी जगह पे क्या है, मेंटेन रहती है। जैसे हमारी बॉडी में होता है स्केलेटन, हमारी स्किन से भी अटैच रहता है, हमारे बोन से भी अटैच रहता है, पूरा होता है कि नहीं होता, सपोर्ट प्रोवाइड कर। यहाँ पे ना एंडोप्लाज्म उसका स्केलेटन मान लो, न्यूक्लियस से स्टार्ट होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन से पूरा नेटवर्क फैलाए हुए हैं और सारे जो ऑर्गन्स हैं उसकी वजह से अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं। Thus, the outer surface of endoplasmic reticulum membrane may or not be stirred with ribosomes। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी होते हैं। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऑर्गन के ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, ये सरफेस ही तो है पूरा इसका, अगर इन सरफेस पे चांसेस है कि राइबोसोम्स की प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और अब इसी के बेसिस पर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है हमारा रफ, दूसरा होता है स्मूथ ईआर। तो ये स्टूडेंट, मैं ना ईआर बोलूंगी शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैं रफ ईआर, स्मूथ ईआर, कंफ्यूज मत होना, ओके, थोड़ा सा फ्लो भी आ जाएगा। तो ईआर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है रफ ईआर, सेकेंड होता है स्मूथ ईआर। अब स्मूथ ईआर इज इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसेसेस एंड डिफरेंट, देखिए डिफरेंस क्या है बता देती हूँ। स्मूथ ईआर पर
हमारे राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती। यहीं पर हम रफ ईआर की बात करें तो रफ ईआर पर राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है। क्योंकि देखो ये बिल्कुल सरफेस है, सपोज करो इस पे कोई छोटे छोटे कुछ माइक्रोब्स लग जाए, मतलब कुछ क्या बोलते हैं उनको, ग्रैनुल्स लग जाएंगे, ग्रैनुल्स, तो वो रफ लगेगा, राइट। और उसको कुछ भी नहीं है तो कैसा लगेगा, स्मूथ। तो अगर ईआर पर राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं है सरफेस पर तो स्मूथ है, और राइबोसोम्स की प्रेजेंस है तो रफ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये ईआर प्रेजेंट है तो ये है रफ, यहाँ पर कोई भी ईआर प्रेजेंट नहीं है तो ये है स्मूथ। ये राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस एनवलप है जहाँ पे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंस रहता है। ऐसे पूरा नेटवर्क बनाते 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 लार्ज यहाँ तक जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी पूरा कवर कर लेती है। डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप इट हेल्प इन सिंथेसाइजेस ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले हम स्मूथ, यहाँ पे जो आपका लास्ट ईयर था ना, द फंक्शन ऑफ स्मूथ ईआर, हम लोग जो भी फंक्शन पढ़ रहे हैं वो स्मूथ ईआर के पढ़ रहे हैं। स्मूथ ईआर का फंक्शन होता है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। लिपिड्स इज लाइक अ फैट, फॉर्म ऑफ फैट। एग्जाम्पल, स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टिस एंड ओवरी। जो हमारे स्मूथ ईआर होते हैं उनका फंक्शन होता है लिपिड्स को सिंथेसाइज यानी कि बनाने का। कहाँ कहाँ पर, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज। ओके। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। हमारे बॉडी लिवर सेल्स में जब कभी भी ड्रग या पॉइजन एंटर हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, राइट, तो उसको कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई करने का भी काम हमारा स्मूथ ईआर का हो रहा है। इसके अलावा हमारे मसल्स के सेल्स में कैल्शियम आयंस की स्टोरेज होती है। स्मूथ ईआर उन कैल्शियम आयंस को स्टोर भी करता है, ओनली इन मसल सेल्स, नॉट ऑल सेल्स, ओनली इन मसल सेल्स। नेक्स्ट वन, द रफ ईआर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइसिस। यही हम रफ ईआर की बात करें तो रफ ईआर का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, क्योंकि रफ ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम्स का फंक्शन ही होता है प्रोटीन को बनाने का, राइट। एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है, जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। These proteins are secreted by ribosomes attached to the rough ER and called secretory proteins. ये जो प्रोटीन बन रहे हैं रफ ईआर से, वो रफ ईआर से नहीं बन रहे बल्कि रफ ईआर में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उनसे सेक्रेट होते हैं, इसीलिए इन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी प्रोटीन्स। These proteins get wrapped in membrane that bursts off from transitional region of air. अब ये जो प्रोटीन बनते हैं ना, ये क्या होता है, जैसे हमारी ये रफ ईआर है, रफ ईआर ने क्या किया, प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। ये प्रोटीन अपने एक मतलब क्या बोलते हैं, ग्रुप सा बना लेते हैं, बर्ड्स मतलब कली से बना लेते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं इसके सरफेस पर, और डिटैच जब ये पूरी तरीके से बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर होते हैं, डिटैच होके सेल के जो डिफरेंट रीजन है वहां पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सच मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स डिपार्ट फ्रॉम एआर एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल। लिखा भी हुआ है कि जो बाउंड प्रोटीन्स होते हैं वो डिपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपने ईआर से, और जो सेल्स के अलग ऑर्गेनल्स हैं, रीजन है, वेसिकल्स हैं, वहां पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेल को, सेल के अदर ऑर्गन्स को, उनकी भी तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई। Rough ER is also involved in the formation of membrane for the cell. हमारी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें वो किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से। और हमारे सेल के अंदर लिपिड और प्रोटीन कौन बना रहा है, ईआर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ईआर है, रफ ईआर, स्पेशली सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। The ER membrane grows in place of addition of membrane proteins and phospholipids it to its own membrane. अब ये जो ER membrane है ये ग्रो होती है और फिर उसके बाद अपनी खुद की membrane protein और phospholipid protein की जो membrane है उसको भी बनाना शुरू कर देती है। Now the portion of this expanded membrane are transferred to other components of endomembrane system. ये जो membrane बनी किसकी, प्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड्स की, ER, ईआर के पास ईआर लिपिड्स को भी सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर रहा है,
तो ईआर के ऊपर प्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन तो बनेगी बनेगी बनेगी। जब ये मेम्ब्रेन अपने ईआर से डिटैच हो जाती है तो जो एंडोमेम्ब्रेन के अदर सिस्टम थे ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो अलग आपके ऑर्गेनल्स थे लाइक गोल्गी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, उनके पास क्या है ये ट्रांसफर्ड या फिर उनके पास पहुंच जाती है जब उनको नीड होती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक खत्म हो गया आपका ईयर वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट जो ऑर्गन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी, कुछ भी नाम से इसे बोल दीजिए। Various terms are used to denote this assembly. Manufacturing कम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ द सेल। इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रांसपोर्ट यूनिट कहते हैं सेल की। एक्चुअली इसका काम क्या होता है मैं थोड़ा सा बताती हूँ। हमारे जो ईआर पर प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं, ये हमने क्या पढ़ा अभी, ये अपने डिटैच होके सेल के अलग अलग रीजन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर तो चाहिए, कैरियर चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा तो जा नहीं सकता। ये जाती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करती है, जैसे रफ ईआर से या स्मूथ ईआर से कोई लिपिड या प्रोटीन के जो ग्रुप है वो डिटैच हो गया, अलग हो गया, गोल्गी क्या करेगी, उसको पकड़ेगी, एक तरीके से बाउंड करेगी एंड देन फिर उसको अलग 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 जगह पे सेल में ट्रांसपोर्ट करती है। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ द सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स essentially consists of stacks of mammalian cells called cisterns. जैसे हम लोगों ने रफ ईयर में पढ़ा था, यहाँ पर भी मेम्ब्रेन का स्टैक होता है, पूरा ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। Diameter of cistern is varies from 0.5 to 1 micrometer. A cell may have few to several cisterns depending on its function. एक सेल के अंदर जो गोल्गी के सिस्टर्न है कुछ भी हो सकते हैं, कुछ से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेल को कितने फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। The thickness and the molecular composition of two membranes of a Golgi sac differ from each other. यहाँ पर जो थिकनेस होती है और जो मॉलिकुलर कंपोजिशन होता है दो मेम्ब्रेन का गोल्गी सेक के बीच में, हर किसी का अपना अलग अलग फंक्शन है। यहाँ डायग्राम, यहाँ देखिए, यहाँ आपको डायग्राम दिखा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जिस वन, इस तरीके से ये पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या है, हमने पढ़ा कि ये गोल्गी सेक में दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है। कैसे है, आप देखो इस तरीके से बन रहा है, तो एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये, फिर एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये, फिर एक मेम्ब्रेन ये, फिर एक मेम्ब्रेन ये, फिर एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स मिलके क्या करते हैं, पूरे गोल्गी के कॉम्प्लेक्स को बना देते हैं। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है ना, एक ट्यूब की, एक ये वाली लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, एक नहीं होता। Now the Golgi sac show specific orientation in the cell and each cistern has a forming of cis phase और the maturing और trans phase। यहाँ पर क्या होता है अब ये जो गोल्गी बॉडीज होती है इसके दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। सिस फेज होता है जहां पर गोल्गी के जो ट्यूब्यूल्स हैं अपनी फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी इसकी वेसिकल्स है ना, सिस फेज को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, सिस फेज के कभी भी वेसिकल्स नहीं निकले होंगे। और सिस फेज के जो अपोजिट में होता है वो होता है ट्रांस फेज, जिसके यहाँ पे वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, क्योंकि ये ट्रांस फेज कैसा है, मैच्योर फेज है। And the transport vesicles that pinch off from transitional ER merge with CS phase of Golgi cistern and it contents into lumen। ये क्या करते हैं, यही जो वेसिकल्स होते हैं, लेकिन लैंग्वेज में मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करूंगी बिल्कुल लैंग्वेज, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज एंड क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो आप इस चीज के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप से अपनी तरीके से आपको बताऊँ ताकि आप समझो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो सिस फेस होता है जहां से हमारे गोल्गी बॉडीज के स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग हो रही है, और यहाँ पर कोई भी वेसिकल्स इस यहाँ पे इससे अटैच नहीं होते। इसके अपोजिट में होता है ट्रांसफेज जिसमें वेसिकल्स अटैच होते हैं। ये वेसिकल्स क्या करती हैं, जो ईआर के पास प्रोटीन और लिपिड्स के होते हैं ना, उनको पैकेज करके अलग 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 जगह पर क्या है पहुंचाते हैं।
दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गोल्गी बॉडीज आर यूजुअली लोकेटेड नियर ईआर। इसीलिए जो गोल्गी बॉडीज होती है ना, ईआर के पास में प्रेजेंट होती है, ताकि ये वेसिकल्स यहाँ से डिटैच हो और तुरंत ईआर के पास जाकर उसके प्रोटीन लिपिड्स को लेके अलग अलग सेल में पहुंचा दें। Modified and condensed secretions leave Golgi through transphase again as membrane bound vesicle। यहाँ पे जो secretion है, secretion का मतलब है कि जो vesicles होते हैं ये अपने transphase से क्या है, अलग हो जाते हैं, secrete मतलब बिल्कुल अलग निकल जाते हैं, and then again जो अपने ER का काम होता है उनको पैकेज करके अलग अलग करने वहां पर पहुंचाते हैं। नाउ द गोल्गी बॉडी carries out two types of function, दो टाइप के फंक्शंस है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्रीशन ऑफ ईआर एंड प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सेक्रीशन। एक तो अपना खुद का सेक्रीशन करती है वेसिकल्स वगैरह का, और दूसरा ईआर का सेक्रीशन कर रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है, यानी कि ईआर से जो आपके प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं उनको सेक्रीट करवा के अलग अलग जगह पे पहुंचा रही है। दो फंक्शन होते हैं इसके। Cistern contain specific enzyme for specific function. Refining of product takes place in an orderly manner. For example, glycolipids and glycoprotein that are brought from ER lose certain sugars and regain others, forming a variety of product. यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स ER से जगह जगह पे जा रहे होते हैं इस गोल्गी वेसिकल्स के थ्रू, तो ये क्या होता है, उसमें से कुछ शुगर और बहुत सारी चीजें सब्सटेंस क्या रिलीज होते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं। एक ट्रक है, ट्रक को भर दिया जाए और वो जा रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें फैलती चली जाती है ना, वही चीज है। तो जब ये शुगर्स और बहुत सारे प्रोडक्ट फैलते चले जाते हैं बीच बीच में, तो उस टाइमिंग पर भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं सेल के अंदर, जिसे हम लोग माइक्रो बॉडीज वगैरह भी कहते हैं। गोल्गी बॉडीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट। गोल्गी बॉडीज भी अपना खुद का मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स को। Golgi bodies in many plant cells produce non-cellulose polysaccharide like pectin। जैसे प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में पेक्टिन को प्रोड्यूस करने का काम गोल्गी बॉडीज का होता है। Manufacture or modify all products of Golgi complex leave cistern from transphase as transport vesicles। ये लिखा हुआ है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिस्टन को छोड़ के ट्रांसफेज से वेसिकल्स की तरफ जाते हैं। While they are leaving from the Golgi, certain markers may get to impregnated on their membrane so that they can identify their specific target cell or cell organelle। जब ये गोल्गीज अपने आप को लीव कर रही होती है, सपोज करिए ये गोल्गी बॉडीज है, ठीक, ये गोल्गी बॉडीज अपने वेसिकल्स को डिटैच करके कुछ ईआर के सब्सटेंस को अलग सेल की जगह पहुंचा रही है। तब जो गोल्गी ये जो वेसिकल्स होते हैं ना, जब ये वेसिकल्स अपने दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ निशानी, हिंदी बात करते हैं, थोड़ा सा निशानी छोड़ जाते हैं, कुछ सब्सटेंस कुछ लिक्विड, ताकि ये अपनी जगह पर वापस आ सके और सेल ऑर्गेनल तक क्या है और अपने स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंच सके। क्योंकि भाई उनकी आंख नाक मुंह कान ये सब तो है नहीं जो पहचान ले, तो कुछ लिक्विड या जूस के थ्रू ही वो क्या करते हैं, अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं, वापस आ पाते हैं। The cistern and Golgi bodies are not physically connected to each other as that in AR। ये जो cistern होता है ना Golgi bodies में, ये फिजिकली मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से बॉडी से अटैच नहीं रहते हैं, जैसे कि ER में होता है। According to recent studies, it is proposed that cistern of Golgi body themselves mature moving from cis to transphase and it is called cisternal maturation। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारी गोल्गी बॉडीज के दो फेस होते हैं, एक सिस वाला होता है, एक हमारा ट्रांस वाला होता है। सिस में जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होता है गोल्गी का, यहीं से वेसिकल्स बनना स्टार्ट हो जाती है लेकिन मेच्योर नहीं होती। लेकिन ट्रांस फेज तक जाते 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 यही जो वेसिकल्स होते हैं पूरी तरीके से क्या है, मेच्योर हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नल मेच्योरेशन मॉडल। And it is also said that the some vesicles recycle their enzyme that have been carried forward by moving cistern back to their mature region। और ये भी कहा जाता है कि जो हमारे वेसिकल्स में से कुछ एंजाइम्स कुछ सेक्रीशन होता है वो उसको दोबारा से रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल मतलब दोबारा से उसका कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। जो सिस्टन इमेच्योर पॉइंट से यानी कि सिस फेज से ट्रांस फेज तक बढ़ते चले जा रहे थे और मेच्योर होते चले जा रहे थे,
उस टाइम पर वेसिकल्स भी ग्रो हो रहे थे और वेसिकल्स भी अपने कुछ एंजाइम्स को रिलीज कर रहे थे। तो वो जो एंजाइम्स रिलीज हुए उनको वो दोबारा से रिसाइकल दोबारा एक तरीके से यूज अप कर लेते हैं जब हमारा सिस्टन ट्रांसफेज में आता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा गोल्गी बॉडीज का। यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना बड़ी कंफ्यूज करने वाली रहती है। आप सिंपल इतना समझो, गोल्गी बॉडीज का जो काम होता है ना वो यही होता है कि ईआर के प्रोटीन और लिपिड्स को पैकेज की फॉर्म में अलग अलग जगह सेल में ट्रांसपोर्ट करने का। बाकी का सिस फेस हो गया, ट्रांसफेस हो गया और जिनका काम होता है। सिर्फ इतना याद रखिए, इसके अलावा बाकी की जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, डोंट बी कंफ्यूज। वो मैंने आपको बता ही दिया क्या लिखा है क्या नहीं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दो मैं एक साथ तीन तीन चार चार नहीं कराऊंगी। आज मैंने आप लोगों को दो ऑर्गेनाइज करा दिए, एक आपको ईयर करा दिए, गोल्गी बॉडीज करा दिए। नेक्स्ट आपका जो भी होगा, जो भी ऑर्गन है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अपना पहले कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से नोट्स बना के, आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।